कि पुलिया प्रसंग पर पुलिया संवाद के इस आयोजन में हमारे बीच युवतर पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कवि केतन यादव मौजूद हैं। केतन बहुत ही अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये शोध कार्य अपना कर रहे हैं। इनकी कविताएं अभी कवियों में प्रकाशित हुई हैं और बहुत कम ऐसा होता है, कम से कम मेरे लिए तो है, कि पहली बार किसी कवि को कविता पढ़ करके इतना आकर्षण पैदा हो जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए केतन को बधाई देता हूँ। संयोग से ये आज हमारे बीच बनारस में मौजूद हैं। कविता को लेकर के देखिए, जो युवा पीढ़ी है, बहुत कुछ युवा पीढ़ी में शक्ति है, उसकी सामर्थ्य है लेकर शिक्षा को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम लोग बार बार कहते हैं और जो हमारे पूर्वजों ने हमारी विरासत में मौजूद हैं कि एक बार बार मैं श्लोक है भामह का, वो इस अवसर को याद करता हूँ कवियों के स्वागत के संदर्भ में कि विनयेन विना काश्री का निशा ससिना विना रहिता सत कवित्तेन कीदृशी वाग्विदग्धता। यानी काव्यत्व को लेकर, कविता की सामर्थ्य को लेकर के 6वीं शताब्दी में भामह कह रहे हैं कि अगर कविता नहीं है, काव्यत्व नहीं है, तो कीदृशी वाग्विदग्धता, फिर सारा आपके पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। आपकी जो वाचिकता, आपका भाषण, आपकी संप्रेषण सामर्थ्य, ये सब के सब अवान्तर चीज़ें हैं। तो कविता की सामर्थ्य को लेकर के हमारे पूर्वजों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। और उसी श्रृंखला में एक दौर में विजय देवनाथ शाही, जिनकी शताब्दी चल रही है, उसकी अवसर पर उनका एक वाक्य केतन की कविताओं पर चर्चा करने के पहले मुझे याद आ रहा है। शाही जी ने कहा है कि कविता अपनी चरम नगण्यता में समाज से संवाद स्थापित करने का पीड़ामय बौद्धिक प्रयास है। और हम लोग तो इलाहाबाद से जुड़े रहे हैं, वहीं के छात्र रहे। तो विजय देवनाथ शाही की जो सामर्थ्य है कि पीड़ा में बौद्धिक प्रयास है, तो यह जो बात यह है कि कवि कर्म इस नाते कठिन है कि कोई आसान नहीं। इसको आप इतना आसान मत बना लीजिए कि हाँ ठीक है कोई कविता। इसी नाते कहा गया ना कि रहिता सत्कवित्व न, सत्कवित्व की बात होती है, मैंने कुकवित्व की बात नहीं है। क्योंकि कुकवित्व आदमी को बहुत बर्बाद करता है और सुकवित्व आदमी को बहुत यश देता है। तो सुकविता बनाम कुकविता के बीच अंतर भी हमें करना आना चाहिए, खास करके आप सब लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं उस रूप में। इसी नाते मैं आपसे वाबत होता हूँ कि सब कुछ हो, आपकी धार तेज होनी चाहिए, आप में शक्ति और ऊर्जा का संचार होना चाहिए, लेकिन विनम्रता, कवि के लिए विनम्रता तो अनिवार्य है। अरे एक बौद्धिक विनम्रता जो आपके अंदर ईमानदारी, कर्कश मन से सार्थक काव्यत्व विकसित हो नहीं सकता। कर्कश और कुटिल मन से, कुत्सित मन से कभी भी अच्छी कविताएं आप लिख नहीं सकते, क्योंकि आप उसी में उलझे रह जाएंगे। तो उसके लिए बड़ा मन चाहिए। बड़ा मन का मतलब होता है कि आप अपने अनुभव का विस्तार कर सकें और दूसरे के जीवन में प्रवेश कर सकें। इसी नाते परकाया प्रवेश को साहित्य में बहुत मूल्यवान माना गया है। बगैर परकाया प्रवेश की सामर्थ्य के आप जो है कुछ भी लिखें, कविता तो नहीं लिख सकते। केतन की कविताएं पढ़ते हुए मुझे यह सब एहसास हुआ है। और अभी आप केतन की कविताएं खुद सुनेंगे, देखेंगे, तो इनकी कविताओं की जो ऊर्जा है, जो अपने समय की जो बेचैनी है, जो गांधीर्य, बौद्धिक बनावट इनकी कविता की, वो मुझे बहुत आकर्षित करती है। और अगर आप इसे इन्फ्लेटेड न माने तो इन्हीं कविताओं को पढ़ते समय मुझे एक सूत्र मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद ये कविताएं पढ़ने की इनको आमंत्रित करूँगा। वो सूत्र ये है कि मुक्तिबोध की बेचैनी और शमशेर की उत्सव धर्मिता, दोनों से मिल करके इनकी कविताओं का जो जीव द्रव्य बनता है, लाइफ वाइटर। क्योंकि
आप देखिए कि मुक्तिबोध के यहाँ जो बेचैनी है, जो एक तरह की पर पीड़ा की, सामाजिक पीड़ा की सघन अनुभूतियाँ हैं, जिसमें कि बार बार वो विचलित होते हैं, आत्म पीड़ा को पर पीड़ा से जोड़ करके वो है। और शमशेर की में भाषा की जो चमक है, चाहे कितना हो, लेकिन शमशेर की कविता में हमेशा एक उछाल आता है, एक आवेग आता है जो बहुत सकारात्मक दिशा में ले जाता है। और रहते रहते एक उनके शब्द बहुत स्फुलिंग की तरह सामने आते हैं, और जो स्फुरित होते जो शब्द होते हैं उनमें कई बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसका मतलब मुक्तिबोध में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, लेकिन मुक्तिबोध में क्या कि एक तो आवेश त्वरा उनमें बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात है कि कई बार वो अवसाद की तरफ ले जाती है, वो कविता कई बार वो अवसाद की तरफ ले जाती है। तो कहने का मतलब कि वो जो बेचैनी, वो संघर्ष है, और शमशेर की जो एक उत्साह जनित उनका जो रचना संसार, उससे कहीं कविताएं ये बनती है। फर्स्ट इंप्रेशन मेरे मन में हुआ। इसी पृष्ठभूमि में मैं चेतन का एक बार फिर इस पुलिया संवाद के अंतर्गत स्वागत करता हूँ, इसे अनुरोध करता हूँ कि युवा पीढ़ी जो हमारे बहुत उम्मीद इनसे, इनकी कविताओं से है, और ये नहीं कि अब बिल्कुल ये आरंभ है, और आरंभ है तो मैं समझता हूँ कि चुनौती भी अब बढ़ेगी, तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि कविता लिखना कोई कठिन कार्य नहीं है। बहुत ठीक कविता आपने लिख दिया, प्रकाशित हो, वो ठीक है। उस पोजीशन को बनाए रखना, उस पोजीशन को बचाए रखना, मैंने अपने काव्य, अपने कवि कर्म को बचाए रखना और बनाए रखना, यह आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि तभी तो आचार्य शुक्ल जैसा यशस्वी बौद्धिक आलोचक कहा है कि भाई ऐसा है, क्योंकि कविता अपने समय के सत्य से जुड़ती है, उसका उद्घाटन करती है, और आने वाले समय का जो सत्य होता है निरंतर जो है वो ढका रहता, तोपा रहता है। तो कविता तो हमेशा उस सत्य को अनावृत करती है जो सभ्यता के आवरण में कहीं न कहीं। तो अच्छी कविता हमेशा उस सत्य को अनावृत करती है जो सभ्यता के चढ़े हुए मुलम्मे के कारण वो छुप गया कहीं पर, कहीं तो दबा हुआ। तो इनकी कविताएं मैं शुभकामनाएं देता हूँ, इस सत्य को आगे आने वाले दिनों में और अनावृत करती रहें, और इनके बाद की पीढ़ी भी इनसे प्रेरणा लेती रहे। तो इन शुभकामनाओं का चेतन से अनुरोध है कि दुख की चिट्ठी छोटी सी, वहाँ से शुरू करता हूँ। कविता ये पुरानी कविता है। सबसे अमौखिक दुख सबसे अकेले भोगना पड़ता है। सबसे अमौखिक दुख सबसे अकेले भोगना पड़ता है। हर दुख आत्महत्या से पहले चिट्ठी नहीं लिख पाता। कहने से दुख नहीं मिटता है, केवल उसके शब्दकोश से शब्द कम हो जाते हैं। एक कविता इस समय श्रृंखला में लिख रहा हूँ, एक विशेष खानबदोश था मेरा आदिम चरवाहा, वह घर नहीं चारागाह बदलता था। उसके लिए खुद की भूख और उसके पशुओं की भूख बराबर हुआ करती थी। गीत गाता हुआ वह जंगलों को पार करता था, नदियों में अपने पशुओं के साथ नहाता था, नदियों को आसपास लिए रहता था वह। उसके लिए उसकी प्यास और उसके पशुओं की प्यास बराबर हुआ करती थी। उसके हाथ में उसके ईश्वर की लाठी थी, जिससे वह अंत तक अपने पशुओं की रक्षा करता था। उसके लिए उसकी जान और उसके पशुओं की जान एक ही थी। एक अच्छा चरवाहा अपने पशुओं के लिए अपनी जान भी दे सकता है। क्या बहुत सुंदर। और कविता के पद भी देखिए कि घर नहीं चारागाह बदलता था। आप ये देखिए जरा सर, यानी वो जो पशुओं की भूख के साथ संवाद करना, तो भूख के संवाद की जो एक सघन बौद्धिक बनावट इस कविता में दिखाई दे रही है, वो बड़ी मूल्यवान है। सर, एक कविता के लिए उन्होंने बोला भी था और कविता पर सच्ची टिप्पणी भी आई थी, तो वो कविता एक अभूतपूर्व रोमांचक अनुभूति। निरंतर संभावनाओं और विकल्पों में ढूंढ रहा एक निष्ठ अप्रत्याशित, जहां तक जा सकती है अंतिम कल्पना, वह उसे खींच कर ले आना चाहता है यथार्थ में। टच भर से खुल जा रहा है पूरा संसार,
हर रहस्य हो रहा अनलॉक। नैनो चिप से नस नस में छिपी खुरापाती संवेदनाएं दबोची जा रही हैं। अब मृत्यु टाली जा रही है इस सदी में, अब अमरता पास आती जा रही है। जो भी तुम्हारा ईश्वर नहीं रच पा रहा वह सब होता जा रहा है मुमकिन यहाँ अब। पेड़ पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों कुछ अलग हो पास अब शायद तुम्हारे। भाषा पर कितने दिन डिकोड करने को क्या रहेगा शेष। भाषा में बाइनरी डेसिमल में अटते जा रहे सभी व्याकरणिक कलाप। हम जो चाहते हैं और जो बकते हैं उस भाषा में अब कोई अंतर नहीं रह गया। तो फिर अब बचा क्या। कवि ने कुछ रचा क्या, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ मौलिक। ओह कितना कठिन। कुछ भी तो नहीं, पर कुछ तो हो जो थोड़ा उलझाए, फुसलाए। आंखों के सामने सब मुमकिन होता जा रहा है। बढ़ता जा रहा हूँ मैं लगातार एक अभूतपूर्व रोमांचक अनुभूति खोजते जा रहा निरंतर। स्वादेंद्रियां अब इतनी निष्क्रिय और उदासीन हो रही कि मुझे महसूसने के लिए कुछ अतिरिक्त जुटाना पड़ रहा। एक विस्मयहीन संसार में रोज बढ़ता जा रहा हूँ मैं। यहाँ कुछ भी अब होना चकित नहीं करता। आश्चर्य होने का षड्यंत्र खुद करना पड़ रहा। मेरा मनुष्य होना निरंतर आश्चर्यहीन होता जा रहा है। वाह क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, मेरा मनुष्य होना निरंतर आश्चर्य होता जा रहा है। शब्दों का चयन और उसकी हाँ, बनावट, मनुष्य सजावट बड़ी। काव्यत्व के कविता और मनुष्य के बीच कैसे सघन संवाद है। और इसी को मैं कहता कि सत्य के उद्घाटन की बात कर रहा हूँ। यानी कविता की जो कवि की जो बेचैनी है और कविता के सामने जो संकट है, दोनों स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। एक कविता और पढ़ दो। एक कविता सर ने शुरुआत में कुछ बातें कवि और कवित्व के हवाले से की। तो एक कविता कविता का शीर्षक है कवि नहीं होना चाहता हूँ। कविता के बाहर के नागरिक जब चुप पड़ गए थे तब कविता के भीतर के नागरिकों ने बोलना सुना। मुझे पता है मेरी कविता गोला बारूद नहीं बन पाएगी, न जुल्मों सितम रोकने का कोई हथियार। कविता अनाज भी नहीं है कि भूख मिटा पाए, न ही कोई जिंदा इंसान है दर्द बांटने के लिए। पर मैं ऐसी कोशिश करते रहना चाहता हूँ। बाहर की दुनिया से जितना उदास और निर्विकल्प होता हूँ, इसकी दुनिया में उससे निकलने की उतनी ही संभावनाएं तलाशता रहता हूँ हर रोज। सोचता हूँ कभी तैयार करूँगा ऐसी समर्थ भाषा जिसमें बेचैनी को महसूस की गई तीव्रता जितना दर्ज कर पाऊँ। जिस दिन से मुझे पता चला तुम कविताएं लिखते हो, मैं तुम्हारे बोले हुए से अधिक तुम्हारे लिखे पर भरोसा करता हूँ। हमेशा 9वें महीने की किसी गर्भवती स्त्री जैसा होता है किसी कवि का चेहरा। मन के पेट पर हजारों स्ट्रेच मार्क्स, यातनाओं की लंबी चौड़ी दास्तान कहती हुई। संसार का झेला हुआ सब दुख अकेले भोगने की प्रक्रिया में खुद को धोखा देता हुआ जीवन को छलता है, धकेलता है खुद को अबूझ गहराइयों में। वहां से निकलने की चाबी गुम हो जाने के सुख के साथ बढ़ता रहता है कदम दर कदम अपरिचित। वे सभी डिक्शनरियां भाषा की कब्रगाह हैं, इसलिए मैंने उस शब्द का अर्थ वहां खोजने की बजाय उसके अर्थ की अनुभूति के साक्षात्कार की प्रतीक्षा की। जितना चीन्हा गया हूँ, जानता हूँ उतना ही अजनबी होता जा रहा, इसलिए खुद को तैयार कर रहा बड़े अकेलेपन के लिए, जैसे अकेली रहती है कविता। कविता की तरह जीवन के व्याकरण को तोड़ मरोड़ देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ पुरानी कविता का उल्लंघन, पिछली भाषा का अतिक्रमण, पुराने शिल्प का विसर्जन। दुख की कविता पढ़कर दुख नहीं मिटता कवि का, इसलिए कविता में दुख हो जाना चाहता हूँ। एक दुख से निकलने के क्रम में दूसरे में गिरता जा रहा हूँ। बड़े संकट से जूझते हुए कई छोटे संकटों में फंसता गया। जैसे उसका कारण बताने के सच के बदले और 100 झूठ चुना। बेकारी के दिनों को काटने के लिए जेब में जितना हाथ घुसेड़े रखना था, वहाँ उतनी ही जेबें ढीली हुई। कई बार लगा कि मेरा आवारापन इतना महंगा ईमानदार है कि उसके बोझ तले कई लोगों के सपने दब रहे हैं, कई आशाएं निराशित हो रही हैं और होंगी। नौकरी करने के लिए स्वास्थ्य बचाना था, मैंने बीमारियां बचाई और पाली। जिस
जितना अनुशासन चाहिए था व्यवस्थित रहने के लिए उतनी अराजकता चुनी, बार बार दुस्साहस के साथ। हल्का हो सके मन इसलिए खूब सारे स्टेटस लगाता हूँ ताकि किसी से बात करने की जरूरत ना पड़े। कुछ देर बाद जाकर डिलीट कराता। अपने काम के आदमी और सरकार के प्रशंसक के सामने जी भर के उठपटांग गालियां बकता हूँ और दिन भर कितना कुछ करने के बाद भी रात को खुद को भीतर से भरा हुआ ही पाता हूँ हमेशा। कई बार लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता इसलिए कविताएं लिखता हूँ, कुछ नहीं बदल पाता इसलिए पंक्तियां बदलता हूँ, कुछ नहीं सुधार सकता इसलिए ड्राफ्ट सुधारता रहता हूँ। लिखना चाहता हूँ तब तक कविता जब तक पूरा खत्म न हो जाए, कविता की पूर्णता तक नहीं, पूरी तरह कविता हो जाने तक। अपनी इतनी सारी जटिलताओं के मध्य जीवन को एक सरल वाक्य में लिखना चाहता हूँ। कुछ बोल नहीं पाता इसलिए बस कविता कहता हूँ। कहूँ तो कविता में जैसे सैकड़ों चुप्पी, जो चुप हूँ तो जैसे कविता चुप कर गई हो। चलूँ तो जैसे नियमों को तोड़ते हुए कोई कविता चले, रुकूँ तो जैसे कविता में कहीं मन ठहर गया हो। मुड़ूँ तो जैसे पहली किसी पुरानी कविता की भ्रमित याद मुड़े। हंसूँ तो खिलखिला उठे कोई अनगढ़ कविता। रोऊँ तो कल्पे जैसे कविता का एक एक शब्द। सोचूं तो कविता की दुनिया में ही भटकता फिरूं। और भूलूं तो जैसे कविता की कोई एक मुख्य पंक्ति भूल गई। मिटूं तो जैसे केवल कविता की प्रतिलिपि मिटे। मिलूं तो जैसे बरसों की अगोरी हुई कविता मिल जाए। सहमूं तो जैसे कविता में सहमी हो समूची दुनिया। खुलूं तो जैसे कई पाठों के भिन्न अर्थ खुले। जीऊं तो एक सचमुच की कविता की उम्र जीऊं, वरना मर जाऊं किसी कविता की ही चाह में। बचूं तो जैसे आख्यानों में कोई कविता बच जाए। निकलूं तो ऐसे ही निकल जाना चाहता हूं जैसे किसी बेदिल के पास से कविता निकल जाती। जीवन की कविता और कविता का जीवन जीना चाहता हूं अब। कवि नहीं होना चाहता हूं मैं, कविता हो जाना चाहता हूं अब। क्या बात है। क्या कवि नहीं कविता हो जाना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जटिलताओं, जीवन की जटिलताओं के बीच सरल वाक्य की तलाश। तो अब मेरा काम हो गया है। जो एक संरक्षक होता है, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि एक मिनट अपनी कुछ शुभकामना दे तो भी चलेगा। सबसे पहले वो डॉक्टर उदय का लंबा, हाँ बस कुछ शुभकामना। सर मैंने केतन जी को सुना, 4 कविताएं केतन जी ने सुनाई। पहली कविता बहुत ही अच्छी थी, दूसरी चरवाहे के गीत, और तीसरी कविता इनकी थी कि अपने अभिव्यक्ति के रोमांच भरे एक अभूतपूर्व रोमांचक अनुभूति। और एक अभी जो इन्होंने पढ़ा है केतन जी ने चरवाहे के गीत की कविता को मैं लेता हूँ, तो वहाँ एक पशु और चरवाहे का संदर्भ है। अगर चरवाहे को भूख है तो वह पशु के भूख से अधिक नहीं है, पशुओं के प्यास से भी अधिक नहीं है, और वह प्रकृति और नदी को संरक्षित करना चाहता है। वर्तमान समय में वो चरवाहे की गीत कविता इसलिए प्रासंगिक है कि आज एक मनुष्य की भूख को नहीं देख पा रहा है, मनुष्य की प्यास को नहीं देख पा रहा है। यानी कि एक समय में जो इस संस्कृति का, इस सृष्टि की, इस सभ्यता की जो खोज करने वाला एक चरवाहा ही है। और चरवाहा कविता में आया कि घर नहीं बदलता, वो चारागाह बदलता है। यह जो है बहुत सारे अर्थों को और बहुत सारी संवेदनाओं को एक साथ वो समेटे हुए है, जिस वर्तमान समय में अगर हम देखें वैश्विक स्तर एक कविता के भीतर नहीं लिखी गई, बहुत संस्कृत के भीतर लिखी गई है और सांस्कृतिक बोध से है। तो और भी साथी अन्य कविताओं पर टिप्पणियाँ देंगे, तो मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही लिखते रहें और हुलिया प्रसंग पे आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं रक्षित केतन के साथ आए हुए मंच पर आ जाए, यहाँ पर बस 2 मिनट शुभकामनाएं दे दें और हम लोगों के पुलिया संवाद में दर्ज भी हो जाए। केतन को मैं शुरू से ही जान रहा हूँ, उसके साथ रहना है, हमारा जूनियर है। इसकी कविताएं पढ़ता रहता हूँ, सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अभी जो इसने सुनाया ऐसा, मतलब इसकी कविताएं सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने संवेदनाओं का एक लोटा सामने रख दिया हो। तो शुभकामनाएं हमेशा। और केतन ने कहा अंतिम में कभी
कविता हो जाना चाहता हूँ, मैं कवि नहीं होना चाहता हूँ। तो यूँ ही लिखते रहो ऐसे ही, और हम सब ऐसे ही निरंतर तुमको पढ़ते रहें, सुनते रहें और सीखते रहें। महत्वपूर्ण बात बहुत पूजा सिंह हमारे काशीगंज विश्वविद्यालय बीएचयू की हिंदी विभाग की शोधार्थी हैं। बिल्कुल नई अभी इनका प्रवेश हुआ है और इस पुलिया संवाद में पहली बार एंट्री हुई है। इनके पुलिया की नागरिकता आज से इनको दी जा रही है, सदस्यता दी जा रही है, निःशुल्क सदस्यता है। तो पूजा से अनुरोध है कि 2 शब्द इस अवसर पर शुभकामनाएं दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भले ही आज यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन इससे मैं जुड़ी हुई हूँ बहुत काफ़ी समय से। मैं ऐसे फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा करती थी, प्रिया प्रसंग को, और इसको सर को भी सुना करती थी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। जब मैं आज यहाँ आई हूँ तो चैतन्य जी की कविताओं को मैंने सुना है, और जो उनकी एक कविता है चौराहे की भूख, उसमें जो उनकी अभिव्यक्ति है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। किस प्रकार उन्होंने एक मनुष्य और पशु के बीच का जो संबंध है, उनकी भावनाओं का जो तात्पर्य है, उसको किस तरह से इन्होंने दिखाया। और जिस प्रकार की, और ये एक कवि है वही कर सकता है, अपनी कविता के माध्यम से ही दिखा सकता है, क्योंकि ये कहीं और संभव नहीं है। तो इनकी जो कविताएं हैं जिस तरह से अभी लिख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे इस तरह निरंतर आप आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह लिखते रहिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पता चला कि उनकी कविताएं काफ़ी बहुत सारी बधाई आपको। पहले हम लोग पुलिया का वही मंच है, वक्ता वही खड़ा होकर बोलता है, उससे पूरा परिसर आता है। युवा साथी चेतन जी को बधाई देता हूँ, और उसी मार्ग से चल के आए हैं जहाँ से मैं और बड़ी खुशी होती है कि अभी उनका इलाहाबाद ही उसके बाद फिर अभी जैसा पूजा ने जिक्र किया कि कथाओं में इनकी कविताएँ छपी थी, कुछ अर्थ के समय में मैंने देखा, तो इनका नाम तो मैं सुनता रहता हूँ। और सबसे पहले उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि कैसे एक युवा मन जो होता है, इतने कम समय में उतनी उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है कि वो चीज़ों से कैसे रिलेट कर रहा है, समाज में क्या चल रहा है। जैसे आज इन्होंने अपनी कविता में नए चीज़ जैसी बात की, टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद भी मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर वो मनुष्यता नहीं बच रही है, वो उसी का गुलाम जैसे होता जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है उसको कि संवेदनाएं कैसे बचेंगी, एक दूसरे के लोग कैसे जुड़ पाएंगे, जुड़ाव कैसे रह पाएगा। तो इस वजह से केतन जी की इसमें एक तड़प है। वो कहते भी हैं कि मैं कविता के माध्यम से कोई इस तरह का बदलाव नहीं लाना चाहता हूँ, तब भी उनके मन में ये बात जरूर रहेगी कि मनुष्यता कहीं ना कहीं जिंदा रहे, लोगों का जुड़ाव एक दूसरे से जुड़ा रहे। एक कविता का उन्होंने जिक्र किया कि दुख की चिट्ठी, उसमें जब वो लिखते हैं कि चिट्ठी लिख देने से दुख कम नहीं हो जाता, इसका मतलब आत्महत्या के ऊपर संदर्भित कविता मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि हो सकता है व्यक्ति अगर उस कृत्य से गुजर रहा है, अगर मौत को गले लगा रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो ये सत्य भी है कि दुख जो है लिख देने मात्र से मिट नहीं जाता किसी का। उसके लिए जो है लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को संवाद करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं छोटे भाई केतन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह ये आगे बढ़ते रहें, लिखते रहें, रचते रहें, और हम लोग जरूर बहुत अच्छा, शिवम बहुत अच्छा। और शिवम बोलते बोलते भव्य हो गए भाई, अपने इलाहाबादी पन को थोड़ा सा उजागर भी किया, अच्छी बात है। अब मैं मानस पत्रिका के संपादक और हमारे यशस्वी शिष्य छात्र जो मेरे ही निर्देशन में शोध कार्य किए हैं, और उन्होंने आर्यपुर दीपक की PhD सबमिट हो गई है, अब जल्दी ही डॉक्टर बन जाएंगे। और ये मुझे उम्मीद है कि मानस पत्रिका के माध्यम से हिंदी के साहित्यिक परिसर को और विस्तार देंगे, जो किसी पत्रिका का दायित्व हुआ करता है। तो मैं आर्यपुर दीपक से अनुरोध करता हूँ कि संक्षेप में अपनी शुभकामनाएं देने का फैसला करें। 20वीं सदी में जब मनुष्य मशीन होता जा रहा है, और हम बात तो उत्तर आधुनिकता की करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, और सबसे एक दूरी बना करके उसके बीच अपना मनुष्यता बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमें उतना सही होता हुआ, उतना बचता हुआ नहीं दिख रहा है अगर हम साहित्य को अलग कर दें तो साहित्य जो है मनुष्यता को बचाने का प्रयास निरंतर कर रहा है। खासकर 21वीं सदी में जब मनुष्यता पे बहुत ज़्यादा संकट है, मशीनी मानव जो है मशीनी मानव होता जा रहा है, उस दौर में केतन
जी की कविताएं जो अभी मैंने सुना और इससे पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जो देखा हूँ, एक मशीनी मानव को इंसान बनाने की जो जद्दोजहद है इनकी कविता में, वो हमें दिखाई देता है। और मनुष्यता को बचाने की जो उत्कट आकांक्षा है वो इनकी कविताओं में दिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी कविताओं में एक सांस्कृतिक बोध है, जो हमें अपने जड़ से अलग नहीं करता, हमारी जो पूर्वजों की संस्कृति रही है उससे कहीं न कहीं जोड़ने का प्रयास करता है, उसको जोड़ करके रखता है। तो बहुत अच्छी कविता है, कभी इस पे विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज के दिन हम लोगों ने 4-5 कविताएं इनकी सुनी और सभी एक पर एक कविताएं, किसी से तुलना नहीं किया। तो मैं इस अच्छी और सार्थक संगोष्ठी के लिए प्रकाश सर और हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि छोटे अनुज भाई केतन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। अब पंकज यादव हमारे BHU के हिंदी विभाग के ये भी नए शोधार्थी हैं, पूजा के बैचमेट हैं। मैं पंकज से कहता हूँ संक्षेप धन्यवाद सर। केतन उनसे मिलना हमारा बहुत कम समय का साथ रहा है। उनसे पहली मुलाकात हमारी फोन से हुई थी, जब विभाग आपसे मिल गया था मैंने, लेकिन नहीं होता है। तो आगे चलिए कल यहाँ पे आए और हमारी मुलाकात मेरी विभाग में हुई और मैं वहाँ पे काफ़ी व्यस्त था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आया, मैंने उनको सम्मान दिया, बुलाया, फिर इनको कुछ समय भी दिया। इनकी कविताएं वैसे बहुत अच्छी हैं, कलमों में भी इनकी कई कविताएं आ चुकी हैं और ये बहुत शानदार लिखते हैं। इनकी कविताएं संस्कृति से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, समाज से कैसे गहरा जुड़ा हुआ है इनकी कविताओं में, बहुत अच्छे से लिखता है। ये इन्होंने एक कविता होता है क्योंकि कवि नहीं कविता होना चाहता हूँ। ये कविता इनकी इतनी शानदार है, इनके व्यक्तित्व को दिखाती है कविता। इनकी कविता में सांस्कृतिक बोध दिखाई देता है। इनकी कविता के भीतर नहीं, सांस्कृतिक बोध के भीतर लिखी जाती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ केतन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे निरंतर ही ऐसे ही कविताएं लिखते रहिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया पंकज, और तुम ऐसे ही इतना गरजते रहो, बरसते रहो, अच्छा रहेगा और बड़ी उम्मीदें तुमसे हैं। अब मैं राकेश गुप्ता, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के शोधार्थी हैं, मैं राकेश गुप्ता से अनुरोध करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात। हिंदी के महत्वपूर्ण कवि और युवा साथी केतन यादव जी इलाहाबाद से चल के आए हैं और हम लोगों के बीच आज कई कविताओं के पाठ भी किए हैं। इनकी एक आखिरी कविता और उसकी एक आखिरी लाइन थी कि मैं कवि नहीं कविता होना चाहता। तो ये लगभग कवियों में वो कवि होना चाहते हैं और वो संवेदनाओं से जुड़ करके अपनी बातों को नहीं कहना चाहते। कविता केवल कविताओं पर ही फोकस रखते हैं, लेकिन इनके बीच इनकी कविताओं में एक गहरी संवेदनाएं जो है लोगों के बीच और लोगों और कविताओं के बीच एक समन्वय का पुल जो है बांधे हुए है। इनकी कविताओं में ऐसे वाक्य सुनने में आ रहे हैं कि लोग इसके पहले वाले में कहते हैं कि मैं चरवाहा घर जो है उसको बदलना, चारगाह बदलना चाह रहा हूँ, घर नहीं बदलना चाह रहा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है केतन यादव की कविताओं में जो शब्द आ रहे हैं, जो वाक्य आ रहे हैं, ये इन्हीं की कविताओं में लगभग जो है देखने को मिल सकते हैं। इनकी 2-3 कविताएं मैंने सुनी और लगभग वैसे ही शब्दों का जो है वो शब्द बहुत क्लिष्ट नहीं है, वो वाक्य बहुत अनुभवी नहीं है, लेकिन अपने आप में एक बेहतर वाक्य हैं और जो है हमें एक गहरी अनुभूति कराते हैं। इसके लिए जो है केतन यादव जी को धन्यवाद। मेरा तो कभी इलाहाबाद से नाता तो नहीं रहा है, लेकिन मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ। लगभग बहुत सारे मित्र हैं जो परिचित हैं और मैं उनके यहाँ जो है जाता रहता हूँ। आपको बहुत बहुत तो बहुत अच्छा रहा और अभी हम सब पाठ और परिचर्चा के अंतर्गत पुरिया प्रसंग पर हम लोग केतन की कविताओं को सुने, उन पर चर्चा हुई। समग्रता में जो आप लोगों ने अपनी भी बातें की और इस कविता पर परिचर्चा के क्रम में इस कवि के आपने अनुभूति पक्ष को और अभिव्यक्ति पक्ष को दर्ज किया, सुना,
एक वाक्य केवल मुझे बस कहना है कि ये जो अनुभूति जब तनावमय होती है तो कविता क्लासिक ऊंचाई की तरफ बढ़ती है, क्लासिक की तरफ बढ़ती है। और अनुभूति जब तनाव मुक्त होती है तो कविता कुछ रूमानी किस्म की हो जाती है। मैंने पूरी कविताएं सुनने के बाद आप सबके वक्तव्य सुनने का मुझे लगा कि केतन में वो अनुभूति का तनाव इनकी कविता के केंद्रीय तत्व के रूप में विन्यस्त है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर इसको और विस्तार करें तो शायद ये और बेहतरीन कविताएं लिखेंगे। इसी के साथ मैं केतन के साथ आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब आए और आपने पुलिया प्रसंग की रविवासरी परिचर्चा पर इतनी सुंदर और अच्छी कविताओं का पाठ सुना और उस पर अपनी राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ठीक है, अब ये हो गया।